नमस्कार साथियों। इस लेक्चर में मैं एक ऐसे केस के बारे में चर्चा करूंगा जिसे भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र का रक्षक कहा जाता है, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की बेंच ने 68 दिनों तक सुनवाई करने के बाद 7-6 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया और भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ष 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले के बारे में। साथियों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला एक महत्वपूर्ण मामला था, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय दिए। साथियों, इस केस के बारे में डिस्कस करूं, उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में केशवानंद भारती कौन थे और उनका इस केस से क्या संबंध था, उनकी क्या समस्या थी। तो साथियों, केशवानंद भारती केरल के कासरगोड जिले में स्थित एडनीर मठ के मुखिया थे। मठ के पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, जिसका प्रयोग मठ विभिन्न उपयोगों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए करता था। 1970 के दशक में तत्कालीन केरल गवर्नमेंट ने 3 भूमि अधिग्रहण कानून बनाए, जिसके माध्यम से केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ की, ताकि भूमि को अधिग्रहित करके भूमिहीनों को दिया जा सके और आर्थिक विषमता को कम से कम किया जा सके। और सरकार की इस भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में एडनीर मठ की जमीन भी अधिग्रहित कर ली गई। तो केरल सरकार द्वारा एडनीर मठ की जमीन का अधिग्रहण किए जाने के विरोध में केशवानंद भारती ने केरल हाईकोर्ट में केरल सरकार के विरुद्ध एक याचिका दी और कहा कि केरल सरकार के द्वारा जो भूमि का अधिग्रहण किया गया है, यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक संस्था को स्थापित करने तथा उसकी संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 26 के आधार पर केशवानंद भारती ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दी कि सरकार के भूमि अधिग्रहण के कानून के द्वारा उनके अनुच्छेद 26 के अधिकार का हनन हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। यद्यपि केरल हाईकोर्ट से केशवानंद भारती को कोई राहत नहीं मिली और केरल हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो केरल हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद केशवानंद भारती ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और वहां उन्होंने केरल सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दी और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय संविधान के 24वें, 25वें और 29वें संशोधन को चुनौती दी। अब प्रश्न यह उठता है कि भारतीय संविधान के 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन का केशवानंद भारती केस से क्या संबंध। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा अन्य संवैधानिक प्रावधानों को समझना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान वर्ष 1950 में लागू हुआ। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह स्पष्ट उल्लेख है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो या नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित होते हों। और संसद यदि कोई ऐसा कानून बनाती भी है तो वह कानून, वह विधि उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जिस सीमा तक वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है या सीमित करता है। उसके बाद संविधान लागू होने के 1 वर्ष के उपरांत ही संसद ने संविधान का प्रथम संशोधन किया। वर्ष 1951 में
संसद ने भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन करते हुए संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा, ताकि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के सभी कानूनों को शामिल करके रख करके उन सभी कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल सभी भूमि सुधार अधिनियम न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं। इस प्रकार संसद ने अपने प्रथम संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्रदत्त संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया। संविधान के प्रथम संशोधन पर विचार करते हुए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। उसके उपरांत एक और मामला आया, जिसे सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला कहा जाता है। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को दोहराते हुए कहा कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, वो चाहे मौलिक अधिकार हो या कोई अन्य भाग हो, सभी भागों में संसद संशोधन करने का अधिकार रखती है। लेकिन वर्ष 1967 में एक महत्वपूर्ण मामला आया, जिसे हम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला कहते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को पलटते हुए यह कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं रखती। जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन करने का अधिकार रखती है। लेकिन उस निर्णय को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्णतः पलट दिया और कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के आधार पर संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यानी संसद मूल अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। अब यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बीच टकराव की स्थिति आ गई, संसद और न्यायालय में टकराव की स्थिति आ गई और उसके उपरांत संसद ने संविधान का 24वां संशोधन किया। अब यहाँ पर यह आपको समझने की आवश्यकता है कि आखिर केशवानंद भारती ने संविधान के 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन को चुनौती क्यों दी थी। तो गोलकनाथ मामले के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने संसद पर यह प्रतिबंध लगा दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो उसके विरोध में संसद ने वर्ष 1971 में संविधान का 24वां संशोधन प्रस्तुत किया और इस संशोधन के माध्यम से संसद ने संविधान के 368वें अनुच्छेद में संशोधन किया और यह प्रावधान किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के आधार पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखती है। वर्ष 1971 में संसद ने संविधान का 25वां संशोधन किया, जिसमें संसद ने यह प्रावधान किया कि यदि सरकार संविधान के अनुच्छेद 39 खा और 39 गा, जिसमें यह उल्लेख है कि संसद सार्वजनिक कल्याण के लिए, सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए और भूमि या संसाधनों के संकेंद्रण को रोकने के लिए कानून बनाएगी। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अनुच्छेद है, जिसको 39B और 39C हम कहते हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि संसद जनहित के लिए, सामुदायिक हित के लिए कानून बना सकती है और संसद संसाधनों के संकेंद्रण को रोकने के लिए, यानी संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए संसद कानून बना सकती है।
तो संविधान के 25वें संशोधन के माध्यम से संसद ने यह स्पष्ट किया कि यदि सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 खा और 39 गा को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसको इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का अतिक्रमण करता है या उसका उल्लंघन करता है। तो इस संशोधन का सीधा संबंध केशवानंद भारती के केस से था, क्योंकि जो केरल सरकार ने जो कानून बनाए थे जिसके आधार पर केरल सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही थी, उसका तर्क यही था, उसका आधार यही था कि सरकार भूमि का वितरण करना चाहती है, भूमि के संकेंद्रण को रोकना चाहती है, जिसके माध्यम से सामुदायिक हित करना चाहती है, सामूहिक हित करना चाहती थी। उसके बाद वर्ष 1972 में संसद ने एक और संशोधन किया जिसे हम कहते हैं संविधान का 29वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से संसद ने केरल के 2 भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल करके न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया। तो साथियों, ये संबंध था, यही आधार था जिसलिए केशवानंद भारती ने 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी थी, क्योंकि ये तीनों संशोधन कहीं ना कहीं केशवानंद भारती के हित और उसके केस से जुड़े हुए थे। तो अब हम आते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले पर। तो साथियों, केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती को कोई राहत नहीं दी और वह अपना केस हार गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि केशवानंद भारती मामले पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय जो उसने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिया था उसको पलट दिया और 24 अप्रैल 1973 को 7-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन जब केशवानंद भारती के केस पर सर्वोच्च न्यायालय विचार कर रहा था तो उसके समक्ष 2 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पहला कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार रखती है, और यदि रखती है तो किस सीमा तक संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो अपना निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूलभूत विशेषताओं, उसके आधारभूत लक्षण, उसके मूलभूत ढांचे को ना तो सीमित कर सकती है ना ही समाप्त कर सकती है। यानी संविधान की जो मूल अवधारणा है, संविधान की जो मूल भावना है, संविधान के जो आधार स्तंभ हैं, संविधान के जो आधार तत्व हैं, उसमें संसद किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती, ना उनको सीमित कर सकती है, ना संशोधित कर सकती है, ना ही समाप्त कर सकती है। इस प्रकार से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई बदलाव, कोई संशोधन नहीं कर सकती। अब मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचे में हम किन किन तत्वों को रखते हैं? तो साथियों, मूल ढांचे के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में, संविधान की आधारभूत संरचना में हम कुछ तत्वों को शामिल करते हैं, जैसे विधि का शासन, लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय शासन व्यवस्था, संघवादी शासन व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, कल्याणकारी राज्य, समाजवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हैं
संविधान के मूल ढांचे से जुड़े हुए हैं, ऐसे तत्वों में, ऐसी विशेषताओं में संसद किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त संसद संविधान में सभी प्रकार का संशोधन कर सकती है। तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।